अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ी चीज़ें कौन सी हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो आप कहेंगे कि मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में सैजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी को तबाह कर सकता है, या उस जैसे बहुत से और छोटे छोटे ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी को तबाह कर सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल होगा कि जब सितारे फटते हैं, सुपरनोवा होता है, वो हमारी गैलेक्सी को तबाह कर सकते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि गैमा वे और गैमा रेडिएशंस हमारी गैलेक्सी को तबाह कर सकती हैं। लेकिन हमारी गैलेक्सी को तबाह करने वाला जाइंट देव हमारी ज़मीन के बहुत करीब है, और सबसे पहले इस जाइंट को, इस देव को देखा गया एक ऑब्जर्वेटरी के जरिए। इसका नाम है न्यूट्रॉन स्टार HESS J1731-347। काफ़ी लंबा नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि आपको इसे ढूंढने में आसानी हो। इसे सबसे पहले एक ऑब्जर्वेटरी ने नोटिस किया जिसका नाम है गाया सर्वे लैब, जो कि हमारी ज़मीन से भेजी गई और इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा। इसके अंदाजे के मुताबिक इस वक्त ये न्यूट्रॉन स्टार हमसे तकरीबन 10,500 लाइट ईयर्स के फासले पर है। लेकिन जो वो इसे मैप कर रही थी, वो इसकी पोजीशन और दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल पैरामीटर्स को देख रही थी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हैरानी होती जा रही थी, क्योंकि इसके जो पैरामीटर्स आ रहे थे वो आपस में मैच ही नहीं कर रहे थे। मसलन जब हमने मेजरमेंट के लिए इसका डिस्टेंस लिया और उसे कंबाइन किया, इसकी जो अपेरेंट हमारे पास ब्राइटनेस आ रही थी, जो रोशनी आ रही थी, जितना ये रोशन था, उसको जब मेजर किया और उसके ज़रिए इसका साइज़ और इसका मैस निकाला गया, तो इसका मैस तो हमारे सूरज से भी ज़्यादा कम है। इसका मैस 0.77 है सोलर मैस के, यानी हमारे सूरज के मैस का 0.77 टाइम्स। इसका मतलब यह है कि यह ऐसा न्यूट्रॉन स्टार है जो कि हमारे सूरज से भी थोड़ा मैस रखता है। लेकिन न्यूट्रॉन स्टार की डेफिनेशन यह है कि उसका मैस कम से कम 1.1 सोलर मैस के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, उसे हम न्यूट्रॉन स्टार मानते हैं। तो इसका मैस तो बहुत ज़्यादा कम है। फिर ये न्यूट्रॉन स्टार कैसा, और यहाँ पर हो क्या रहा है? इसलिए अब हम ये समझते हैं कि ये एक न्यूट्रॉन स्टार नहीं है, इसका नाम रखा गया है स्ट्रेंज स्टार, और ये इतना खतरनाक है कि ये हमारी गैलेक्सी को ख़त्म कर सकता है। ये एक वाइट ड्वार्फ भी नहीं है। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये शायद एक छोटा सितारा है, वाइट ड्वार्फ है, लेकिन ये वाइट ड्वार्फ भी नहीं है, और अब हम इसे स्ट्रेंज स्टार कहते हैं। चले पहले ये देखते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार बनता कैसे, और फिर हम स्ट्रेंज स्टार की तरफ चलेंगे। हमें पता है कि स्पेस में बड़े बड़े डस्ट के बादल हैं, आइस के बादल हैं, जिसे नेबुला कहा जाता है, और इन नेबुला से मुख्तलिफ किस्म के सोलर सिस्टम्स बनते हैं, जिसे आज जेम्स वेब टेलीस्कोप भी देख रही है। जब ये सोलर सिस्टम बनते हैं और उनके सितारे बनते हैं, तो वो सितारे कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ दरमियाने साइज़ के होते हैं। जिस तरीके से हमारा सूरज है वो एक दरमियाने साइज़ का सितारा है। जब ये सितारा बूढ़ा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू करेगा, फिर एक धमाके से फटेगा और यहाँ हमें मिलेगा एक वाइट ड्वार्फ। जबकि दूसरी तरफ अगर सितारा बहुत बड़ा है, वो आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा होगा तो फैलेगा, और उसके बाद वो सुपरनोवा यानी धमाके से फटेगा, तो वहाँ पर हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक ब्लैक होल मिलेगा और एक न्यूट्रॉन स्टार मिलेगा। लेकिन ये न्यूट्रॉन स्टार हमें बहुत छोटे सोलर मैस का मिल रहा है, और जब हम इसके अंदर देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस न्यूट्रॉन स्टार, अभी मैं न्यूट्रॉन स्टार कह रहा हूँ, लेकिन अब मैं स्ट्रेंज स्टार की तरफ कहना शुरू करूँगा, तो इस स्ट्रेंज स्टार HESS में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और क्योंकि इसके अंदर बहुत न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स के अंदर कॉक्स होते हैं। मोस्टली हमारे पास अप और डाउन कॉक्स से मिलकर न्यूट्रॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है, प्रोटॉन बनता है, और वो स्टेबल होते हैं। लेकिन इतने प्रेशर के अंडर ये कॉर्क स्टेबल नहीं है, तो ये कॉर्क अपनी नेचर चेंज कर लेते हैं। 6 किस्म के कॉर्क्स होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ: डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम, अप, चार्म और टॉप। तो अप और डाउन कॉर्क्स जो कि न्यूट्रॉन्स में होते हैं, वो बदल जाते हैं स्ट्रेंज कॉर्क्स में। जब वो स्ट्रेंज कॉर्क्स में बदलते हैं तो इस न्यूट्रॉन स्टार की जो कोर है वो एक बहुत बड़ा ढेला बनना शुरू हो जाती है, ब्लॉब बनना शुरू हो जाती है, और आपस में इस तरीके से जुड़ना शुरू हो जाती है। चलें, ये तो कोई बड़ी बात नहीं।
सितारों में इस किस्म की चीज़ें तो होती रहती हैं। तो इसमें हमें परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि ये एक चेन रिएक्शन है। जब थोड़े से भी क्वार्क्स अप और डाउन से चार में बनते हैं तो चार्म क्वार्क्स बाकी क्वार्क्स से जब टकराते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको भी चार्म क्वार्क्स में बदलना शुरू कर देते हैं। यानी चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, एक वायरल इन्फेक्शन शुरू हो जाती है स्पेस में, और फिर आहिस्ता 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 सारे जितने भी हमारे पास क्वार्क्स है वो चार्म क्वार्क्स बनना शुरू कर देते हैं। अब हमारे पास वो एक पूरी कोर बन गई और वो स्टार काफ़ी ज़्यादा कम मैस रखना शुरू हो गया, जिससे हम स्ट्रेंज स्टार कह रहे हैं। स्ट्रेंज स्टार स्ट्रेंज मैटर से बने होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इनसे हमारी गैलेक्सी को क्या ख़तरा हो सकता है? ख़तरा उस वक्त होगा जब इस सितारे से कोई और सितारा या प्लैनेट आके टकराएगा, या ये सितारा किसी ब्लैक होल के गिर्द घूमना शुरू कर देगा और ब्लैक होल इसे खाना शुरू कर देगा। किसी भी डिस्ट्रक्टिव इवेंट में जहां पर यह सितारा फट सकता है, फैल सकता है, इसका मैटर दूर दूर तक जा सकता है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। क्यों? क्योंकि इससे स्ट्रेंज मैटर बाहर निकलेगा। जब स्ट्रेंज मैटर बाहर निकलेगा तो वो लामहला जाके ऑर्डिनरी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। जब वो ऑर्डिनरी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये मैटर भी स्ट्रेंज मैटर बन जाएगा, क्योंकि इसमें मौजूद क्वार्क्स, चाहे इलेक्ट्रॉन में हो, प्रोटॉन में हो, न्यूट्रॉन में, वो सारे के सारे स्ट्रेंज क्वार्क्स बन जाएंगे और ये पूरा का पूरा स्ट्रेंज मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ज़ोंबी इफेक्ट होता है। ज़ोंबी इफेक्ट इसमें यूज़ नहीं किया गया, ये मेरी अपनी इस तरह है कि जब ज़ोंबी एक किस इंसान को काटती है तो वो भी ज़ोंबी बन जाता है, और इस तरीके से ज़ोंबी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रेंज मैटर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, और फिर वो जिस चीज़ को भी टच करेगा वो स्ट्रेंज, फिर वो आगे जा रही है, वो स्ट्रेंज मैटर बना रही है, वो स्ट्रेंज में। तो ये एक चेन रिएक्शन है जो कि हमारी गैलेक्सी में शुरू हो जाएगा, और हमारा ये ख्याल है कि कुछ समय के बाद, कुछ वक्त के बाद, जो कि अगर आप स्पेस और इंटरस्टेलर के दौर में देखें तो ज़्यादा वक्त नहीं है, हमारी पूरी गैलेक्सी स्ट्रेंज गैलेक्सी बन चुकी होगी। उसका मैटर टोटली चेंज हो चुका होगा, उसकी नेचर चेंज हो चुकी होगी, और हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे क्योंकि हम स्ट्रेंज क्वार्क से मिलकर नहीं बने। तो पहले स्ट्रेंज ज़मीन बनेगी, फिर स्ट्रेंज सोलर सिस्टम बनेगा, फिर स्ट्रेंज ब्लैक होल्स बनेंगे, फिर स्ट्रेंज गैलेक्सी बनेगी, और ये चेन रिएक्शन आगे से आगे चलता रहेगा। तो क्या हम सेफ हैं? हम इस वक्त इस स्टार पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि हमें और भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, हमें और भी डेटा की ज़रूरत है। लेकिन आज की कैलकुलेशन के मुताबिक अगर ये स्ट्रेंज स्टार इस वक्त किसी वजह से भी अपना मैटर खारिज करता है तो हम तक पहुंचने में उसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। लेकिन जितनी तेज़ी से वो दूसरे मैटर को चेंज करेगा तो हो सकता है कि ये टाइम काफ़ी कम हो जाए। इस किस्म के स्टार्स को हम बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं अपनी गैलेक्सी में भी और पास वाली गैलेक्सीज़ में भी, क्योंकि ये एक नई किस्म का मैटर है जो कि हमें नज़र आया है, और इसको टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और हम ज़मीन पर भी इस मैटर को बना सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ हम इसे सन में बना सकते हैं। तो क्या हमें सन में इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए? क्या हमें ज़मीन पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए जहां पर हम स्ट्रेंज मैटर को बनाएं और देखें कि उसे टेक्नोलॉजी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और उसकी आगे एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस एम को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।